वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए बेटा, आज हम लोग पांचवा लेक्चर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आफ्टर द नॉमेनक्लेचर आप सभी लोग नॉमेनक्लेचर को वॉच आउट कर लिए होंगे। ठीक है, और हमने आपको जितने भी वो नॉर्मल क्लेचर पढ़ाए हैं आपको, वो आपके नॉमेनक्लेचर आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट थे, जिसमें आप सभी लोगों ने काफ़ी रिस्पॉन्स किया, क्वेश्चन भेजा और मैंने आंसर की भी भेज दिया था। आई हो आप सभी लोग मैच कर देंगे। और कोई भी क्वेश्चन अगर ना आता है अगर, तो आप हमसे पूछ ले सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पांचवें लेक्चर में वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, अगर वर्नर्स थ्योरी की बात करें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, तो आपको बता दें कि वर्नर्स थ्योरी आया क्यों। क्योंकि एक्चुअली जब बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात आई, तो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग कौन सा होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। तो तीन तरीके से इनके बारे में एक्सप्लेन किया गया। एक वर्नर्स थ्योरी ने किया, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने किया और एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने किया। आप देख रहे हैं, वर्नर्स, वैलेंस बॉन्ड और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तीनों का काम बस एक ही यही था। तीनों का सिर्फ एक ही काम था भाई, कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो क्या क्या बनता है, क्या नहीं बनता, ये सारी चीजें डीपली में ये तीनों ने मिलकर बताया। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी आए, तो हम आपको बता दें कि इन कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर है जिसके पास सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, उनके पास दो टाइप की वैलेंसी होती है बेटा, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। जितने भी दुनिया के कॉम्प्लेक्स हैं और जिनके पास जो सीएमए होता है सेंट्रल मेटल एटम, उनके पास दो प्रकार की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, हर एक इंसान के अंदर भी वैलेंसी दो होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। अगर इंसान ठीक है तो प्राइमरी वैलेंसी, अगर इंसान को भूत पकड़ लिया है तो सेकेंडरी वैलेंसी होता है। बात आ रही समझ में? तो उसी तरह कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल होता है उसकी भी दो वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो इसको बताने वाले अल्फ्रेड वर्नर थे, जिन्होंने वन बाय वन बताया। और यहाँ पर एक चीज ये भी बताया वर्नर्स ने कि जो प्राइमरी वैलेंसी होते हैं, जो 1 डिग्री होते हैं, ये आपके कौन से बॉन्ड बनाते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं वो आपके क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। एक्चुअली दिक्कत ये थी ना कि जब मेटल और लिगेंड के बीच में लोगों ने कहा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो इस चीज को बताने के लिए तीनों लोग आए, वर्नर्स आए, वीवीटी आए, सीएफटी आए, राइट ना। तो जब वर्नर आए तो वर्नर ने कहा कि जितने भी कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, तो सेंट्रल मेटल एटम के पास दो वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी, एक 1 डिग्री का वैलेंसी, एक 2 डिग्री का वैलेंसी। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी थोड़ा धीरे धीरे ओपन होता है, अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्या होता है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। प्राइमरी वैलेंसी, इन्होंने कहा वर्नर्स ने कि जो प्राइमरी वैलेंसी होते हैं, अगर मेटल का वैलेंसी प्राइमरी है तो लिगेंड के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर वो सेकेंडरी वैलेंसी है, तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो मेटल अगर है, मेटल अगर सेकेंडरी वैलेंसी रख रहा है तो वो लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी। तो याद रखें, वर्नर्स थ्योरी को कभी भी अगर समझना है तो इतना समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं उनके पास दो वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होता है, अगर कोई मेटल प्राइमरी वैलेंसी रखता है तो याद रखिए कि लिगेंड के साथ आयनिक बॉन्ड रखेगा। अगर कोई मेटल सेकेंडरी वैलेंसी रखता है तो वो लिगेंड्स के साथ कौन सा बॉन्ड रखेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड रखेगा। अब एक दिमाग में क्वेश्चन ये उठा कि सर हम कैसे पता करें कि मेटल प्राइमरी वैलेंसी रखेगा कि सेकेंडरी वैलेंसी रखेगा? भाई हमने तो पढ़ा दिया ना कि ये मेटल अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा। लेकिन हमको ये तो रटने वाला टर्म हो गया ना कि सर आपने बोला तो हमने समझ लिया, लेकिन हमने कहा कि वाई, तो हमने कहा कि यार ये तो दिया ही नहीं है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि कैसे पता करेंगे कौन प्राइमरी वैलेंसी होता है, कौन सेकेंडरी वैलेंसी होता है, ये हम पहले आपको समझा देते हैं। और याद रखिए, अगर मेटल प्राइमरी वैलेंसी रखता है तो लिगेंड के साथ आयनिक बॉन्ड, और मेटल अगर सेकेंडरी वैलेंसी रखता है तो मेटल के लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी ही आती है, ये भूलिएगा नहीं, ये सही है, ये भूलिएगा नहीं बेटा। मेटल अगर सेकेंडरी वैलेंसी रखता है तो लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आइए हम आगे आपको बताते हैं कि कैसे हम पता करें कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में क्या अंतर है, कैसे जस्टिफाई करें। ठीक है, सबसे पहला आप यहाँ पे टेबल अपने नोट्स में भी बना लेंगे, जैसे हम लेक्चर में पढ़ा रहे वैसे नोट्स भी बनाएंगे। फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी।
अगर बेटा प्राइमरी वैलेंसी आए तो प्राइमरी वैलेंसी जनरली सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। देखिए कितना आसानी से पता चल गया। अभी तक दिक्कत ये हो रहा था कि अगर प्राइमरी वैलेंसी मेटल रखेगा तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी रखेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। हम लोग को यही नहीं पता चला था कि प्राइमरी वैलेंसी कब होगा, सेकेंडरी वैलेंसी कब होगा और क्या होता है। देखिए पहले ही लाइन में पता चल गया। जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं ना, मैंने आपको बताया था एक्स मान के निकाल रहे थे, तो जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं वो प्राइमरी वैलेंसी होता बेटा। आया समझ में ना। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हो सीएमए का, आपने देखा होगा बड़े ब्रैकेट में हमने कहा था कि अगर मोनोडेंटल लिगेंड 4 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, बाइडेंटल लिगेंड 2 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई कर देते थे। ट्राइडेंटेड होगा तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई। तो एक कहने का मतलब ये था ना कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोई बोले प्राइमरी वैलेंसी क्या है तो कह दो ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है कह दो कोऑर्डिनेशन नंबर। यही प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी जो अगर मेटल प्राइमरी वैलेंसी रखता है तो आयनिक बॉन्ड, और सेकेंडरी वैलेंसी रखता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर प्राइमरी वैलेंसी होता है, जो एक्स मान के निकालते हैं। और जो सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, मोनोडेंटल लिगेंड जितना होगा निकाल लेंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है और सेकेंडरी वैलेंसी बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। ये पहला पॉइंट हम लोग को समझ में आ गया, भूलिएगा नहीं। प्राइमरी वैलेंसी आयनिक बॉन्ड, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, और टेबल भी इंपॉर्टेंट ही है। दूसरा, जितने भी प्राइमरी वैलेंसी होते बेटा ये सब नेगेटिव चार्ज स्पेसिस से सेटिस्फाई होते हैं, ना कि पॉजिटिव ना कि न्यूट्रल। थोड़ी देर में ये भी थोड़ा धीरे धीरे क्लियर होगा। मैंने बोला ना कि ये धीरे धीरे वेट एंड वॉच है, 1 बाय 1 इसका पोल खुलेगा, अपने आप समझ में आता है। प्राइमरी वैलेंसी एक सेटिस्फाई करता है नेगेटिव चार्ज स्पेसिस को। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों, नेगेटिव चार्ज स्पेसिस के थ्रू क्यों होता है। क्योंकि बेटा अभी आपको सर ने पढ़ाया कि प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो आयनिक बॉन्ड तभी बनाएगा जब इस पर चार्ज होगा, जब इस पर क्या होगा, चार्ज होगा। तो आप कहेंगे कि सर चार्ज तो प्लस भी होता है, माइनस ही क्यों शो कर रहा है। तो आपको बता दें कि लिगेंड्स और मेटल, यहाँ लिगेंड्स और मेटल की अगर बात करें तो अगर यहाँ पे कोई मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज स्पेसिस रखता है तो इसका मतलब ये आप शायद समझ गए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेने का काम कर रहा है, और लिगेंड्स का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने का। तो एक देगा और एक लेगा तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, इसलिए स्पेसिस जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी में ये कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो चाहे न्यूट्रल हो, कोई असर नहीं पड़ता है। आया समझ में। बस पॉजिटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि लिगेंड्स के साथ कंबाइन करते हैं। तो नेगेटिव होना चाहिए या तो न्यूट्रल, तो आपका सेकेंडरी वैलेंसी शो करता है। प्राइमरी वैलेंसी भैया आयनिक है तो आयनिक होगा तो आयनाइजेबल होगा, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कभी आयनाइजेबल नहीं होता बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर आप आयनाइज करके निकाल कर लेते हो तो सेकेंडरी वैलेंसी नहीं। तो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि जितने भी आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो बेटा नॉन डायरेक्शनल होते हैं। हर तरफ के टाइन एनान के टाइन एनान, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन पे थोड़ी ना होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड। हर जगह आयंस लगा दो, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी, इसलिए प्राइमरी वैलेंसी आयनिक की वजह से ये आपका आयनाइजेबल होता है, मतलब नॉन डायरेक्शनल होता है। इसका कोई डायरेक्शनल नहीं होता, आयनिक है ना ये। जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड ये सब डायरेक्शनल होते बेटा, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल हो गया। ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी इट कैन नॉट प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये कभी ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग जो ज्योमेट्री का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये आपको आइसोमेरिज्म में समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे ही समझ सकते हैं कि आयनिक जो होते हैं ये अपने आप को मतलब कि हर एक नॉन डायरेक्शनल की वजह से इसका कोई ज्योमेट्री वगैरह नहीं बता पाते कि इसका एग्जैक्ट ज्योमेट्री क्या होगा, इसलिए नॉन ज्योमेट्रिकल प्रेडिक्टेड होते हैं। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है, डायरेक्शनल है, बता लेंगे कि कौन सी ज्योमेट्री में क्या क्या आकार बनेगा। ठीक है, आया। प्राइमरी वैलेंसी को डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी को डैश लाइन ऐसे डैश लाइन, और सेकेंडरी वैलेंसी को एक परमानेंट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सॉलिड लाइन। परमानेंट लाइन का मतलब एक सॉलिड लाइन। ठीक है, तो ये होता है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में कुछ अंतर जो हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में कुछ सीखना होगा। तो सबसे पहले वर्नर्स थ्योरी आया। वर्नर्स थ्योरी ने कहा कि जितने भी सीएमए होते हैं उनके पास दो तरीके की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अच्छा, इनके पीछे आने का वजह क्या था? इनका पीछे आने का वजह यह था कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है कब क्या क्या होती है। तो इन्होंने कहा कि अगर प्राइमरी वैलेंसी रखेगा मेटल तो आयनिक होगा, और सेकेंडरी वैलेंसी रखेगा तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। क्या होता है प्राइमरी सेकेंडरी? प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर रखता है,
सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है। प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ नेगेटिव चार्ज स्पेसिस में होता है और सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल और नेगेटिव दोनों में होता है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल, सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल। आयनिक की वजह से प्राइमरी जो वैलेंसी होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है और कोऑर्डिनेट की वजह से सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल बन जाता है। प्राइमरी वैलेंसी का कभी एग्जैक्ट ज्योमेट्री नहीं बता सकते क्योंकि नॉन डायरेक्शनल होता है, हमको क्या पता कि कौन से डायरेक्शन में क्या क्या बनेगा, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी में डायरेक्शनल होते हैं इसलिए बता सकते हैं कि क्या डायरेक्शन में क्या क्या बन सकते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को एक डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डैश लाइन नॉट परमानेंट, एक डैश डैश लाइन होता है। सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन, एक परमानेंट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जो कंटिन्यूस चलता रहता है, डैश लाइन नहीं होता है, सॉलिड लाइन होता है सेकेंडरी वैलेंसी में। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को वनस थ्योरी में ये दो तरीके के टॉपिक समझ में आ गए। अब आइए आगे हम बात करते हैं टॉपिक के। ओके स्टूडेंट्स, अब ये वनस थ्योरी का आप एक स्ट्रक्चर डायग्राम आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम है CuCl3.6NH3। ढंग से सुनिएगा बेटा, CuCl3.6NH3। यहाँ पर मेटल कौन है बेटा? कोबाल्ट है, तो बीच में आपका क्या हो जाएगा? कोबाल्ट हो जाएगा। यहाँ पर 3 Cl और 6 अमोनिया है, 3 Cl और 6 अमोनिया। तो बेटा आप शायद समझ गए होंगे कि इसमें कौन सॉलिड लाइन होगा और कौन डॉटेड लाइन होगा। जो आयंस होते हैं बेटा, आपको मैंने बताया था कि जो अमोनिया वो न्यूट्रल होता है और जो Cl है वो निगेटिव होता है। तो प्राइमरी वैलेंसी कौन होता है? न्यूट्रल की निगेटिव। अभी मैंने बताया कि प्राइमरी वैलेंसी निगेटिव चार्ज होते हैं, तो Cl बन जाएगा प्राइमरी वैलेंसी और अमोनिया बन जाएगा क्या बेटा? सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी को डॉट डॉट लाइन से स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है। आप देखिए ध्यान से स्ट्रक्चर, यहाँ पर तीनों Cl को डॉट डॉट लाइन से ड्रॉ किया गया क्योंकि निगेटिव है, और अमोनिया जो है बेटा वो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसको परमानेंट एक सॉलिड लाइन से डिपेंड किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने प्राइमरी वैलेंसी कितने सेकेंडरी वैलेंसी? जितना निगेटिव चार्ज उतना प्राइमरी वैलेंसी और जितना न्यूट्रल उतना सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी कितना है? जितना सॉलिड लाइन है बेटा वो सब सेकेंडरी वैलेंसी है, 1 2 3 4 5 6, और जितने डॉट डॉट लाइन है वो बेटा प्राइमरी वैलेंसी है। कितने डॉट डॉट लाइन है? 1 2 3। आगे समझे, तो प्राइमरी वैलेंसी 3 होगा और सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगा। ये कैसे पता किया? हमने बता दिया। नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो आपके प्राइमरी वैलेंसी में आ जाते हैं और न्यूट्रल जो होते हैं वो आपके किस में आ जाते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी में आ जाते हैं। कभी कभी निगेटिव भी सेकेंडरी वैलेंसी शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ पर तो कोबाल्ट का मैक्सिमम 6 ही कॉम्प्लेक्स में बनाते हैं, इसलिए अमोनिया 6 बिजी हो गए। आगे समझे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठा कि कितना पीपीटी देंगे, तो मैंने आपको शायद ऑफलाइन क्लास में एक बार पॉइंट पढ़ाया था, जितने बाहर आयन होंगे उतना पीपीटी देता है। तो बेटा जब कॉम्प्लेक्स बनाओगे CuCl3.6NH3 का, तो कॉम्प्लेक्स ऐसा ही बनेगा बेटा, CuNH3 का होल 6 बाहर Cl3, अंदर आप 4 करेंगे, अंदर आप 6 करेंगे, मैक्सिमम 6 में जाता है। तो यहाँ पे तीनों Cl को बाहर कर दे, जितना Cl बाहर होगा उतना पीपीटी देगा। कितना Cl बाहर है बेटा? 3 Cl बाहर है, तो 3 AgCl का क्या दे देगा? पीपीटी दे देगा। 3 AgCl का क्या दे देगा बेटा? पीपीटी दे देगा। तो यहाँ पर 3 AgCl के पीपीटी हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन ये उठा है कि 3 AgCl के पीपीटी आ गए, प्राइमरी वैलेंसी समझ में आ गया, सेकेंडरी वैलेंसी समझ में आ गया। अगर कोई पूछता है कि कितने मोल ऑफ आयन है इसमें, ये भी याद रखेंगे कितने मोल ऑफ आयन है, तो आपको बता दें 3 Cl तो बाहर थे, तो 3 आयन ये हो गए, और एक चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी आएगा, उसी का जस्ट उल्टा। तो टोटल चार्ज कितने हो गए? 4। अब ये मत कहिएगा कि 3 Cl बाहर हो गए तो +3 आया तो 3 3 6, नहीं, टोटल आयंस जो है यहाँ पे 4 ही होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 Cl बाहर है और एक अपोजिट चार्ज कॉम्प्लेक्स पे आएगा, चाहे वो +3 हो चाहे +2 हो। नंबर मत काउंट करो, टोटल चार्ज काउंट करो। 3 Cl बाहर और एक कॉम्प्लेक्स पे चार्ज, 3 और 1 4, तो इससे आप नंबर ऑफ आयंस निकाल सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने होंगे? 4। 4 मोल ऑफ आयंस हो गए। जैसे मान लो 5 Cl बाहर होता तो कितने टोटल आयन होते? 5 और 1 6। 4 Cl बाहर होता तो 4 और 1 5। ठीक है, जितना आयंस बाहर हो उसमें 1 जोड़ देना, टोटल आयंस आ जाएंगे। ठीक है, अब उसी तरीके से एक ये क्वेश्चन है, नीचे आप क्वेश्चन एक देख सकते हो, CuCl3.5NH3 इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। फिर वही बात, न्यूट्रल वाला आपका क्या बनाएगा? सेकेंडरी वैलेंसी एक सॉलिड लाइन, तो कितने न्यूट्रल है? अमोनिया 5 है, 1 2 3 4 5, और Cl कितना है? 3। इसको आप डॉट डॉट लाइन से एक आप देखें डॉट लाइन, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा? अगर सेकेंडरी वैलेंसी अगर आप काउंट करेंगे कि सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर कितना है, तो आप कैसे बताएंगे इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना है? तो सेकेंडरी वैलेंसी अगर हम लोग काउंट करें तो सेकेंडरी वैलेंसी आप इसका बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। मैंने आप सभी लोगों को कहा था
कि बेटा कॉम्प्लेक्स के अंदर मैक्सिमम 6 होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स के अंदर मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 6। जब कॉम्प्लेक्स के अंदर मैक्सिमम 6 होने चाहिए तो आपको देखिए यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स को आप ध्यान से देखिए कि भैया अगर अमोनिया 5 ही है तो कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर 5 अमोनिया रखेंगे तो 5 ही हुआ, हमें अभी एक की जरूरत है। तो बाहर से एक Cl को अंदर भेज दो तो कितना हो जाएगा? 5 और एक क्या हो जाएगा? 6। अब बाहर Cl3 था तो Cl2 ही बचेगा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स 6 रखना है। और ऐसा क्यों रखते हैं? क्योंकि ताकि कोबाल्ट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए +3। आ रहा समझ में? इसीलिए बेटा हम लोग आयंस को अंदर 6 रखते हैं। तो यहाँ पर इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी 5 और एक 6। क्यों 6 हुआ बेटा? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 है तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगी। अब प्राइमरी वैलेंसी तो तब भी कितना था? 3 ही था, 1 2 3, क्योंकि डॉट डॉट लाइन यहाँ पर अगर आप फाइनली अगर बात करेंगे तो इसका प्राइमरी वैलेंसी 3 ही आएगा। और क्यों 3 आएगा? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा। ठीक है, डॉट डॉट लाइन से कुछ और पता चल रहा था लेकिन परमानेंट लाइन से कुछ और पता चल रहा। यहाँ पर ये सेकेंडरी वैलेंसी 6 है और प्राइमरी वैलेंसी 3 क्यों है? सेकेंडरी वैलेंसी 6 इसलिए है बेटा क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 होना चाहिए। अगर अमोनिया 5 है तो एक Cl को अंदर रखना पड़ेगा जिससे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गया। यहाँ प्राइमरी वैलेंसी 2 दिख रहा है, यहाँ पे डॉट लाइन 2 है तो प्राइमरी वैलेंसी 2 ना होने की वजह से 3 क्यों हो गया? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालोगे कोबाल्ट का तो 3 आएगा, एक्स मान के निकालना, जबकि प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, अब बारी आती है कि सर कितने पीपीटी देंगे? बाहर कितने Cl है? 2 Cl है तो 2 AgCl का पीपीटी देगा। और कितने टोटल आयन है? बाहर 2 Cl है, 2 Cl प्लस 1 कितना आयन बेटा? 3 मोल ऑफ आयन दे देगा। बात आ रही समझ में? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन ढंग से सुनिएगा कि यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी लग रहा था कि 5 ही होगा लेकिन नहीं, हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना हमेशा ताकि उस मेटल का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ सके। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी 6 बन गया। अब प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर 2 लग रहा था लेकिन 3 क्यों हुआ? क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर जब निकाले तो पता चला 3 होगा। ठीक है, उसी तरीके से बेटा अगर हम इस क्वेश्चन में अगर हमारे ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं CuCl3.4 अमोनिया, तुरंत आप समझ गए कि कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 रखना है। तो 6 कैसे होगा बेटा? आप शायद समझ गए होंगे, CuNH3 का क्या हो जाएगा बेटा? होल 4। 6 होने के लिए हमें 3 Cl हैं, कितने Cl अंदर रखने पड़ेंगे? 2 Cl अंदर रखने पड़ेंगे और एक Cl को कहाँ कर देंगे? बाहर। तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 और 2 6। क्यों 6 हो गया? क्योंकि दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड हैं और जितना मोनोडेंटेट लिगेंड होता है उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी भी कितना हो जाएगा? 6। अब बात आई प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा? तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 3 ही आएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो प्राइमरी वैलेंसी भी 3 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? अमोनिया का 0, Cl का -1 -2, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बता सकते हैं। कितना मोल आप पीपीटी देगा? जितना मोल बाहर आयंस होगा उतना पीपीटी देगा। कितना Cl बाहर है? एक ही Cl बाहर है, एक ही पीपीटी देगा। और कितने आयंस होंगे इसमें? टोटल नंबर ऑफ आयन, एक Cl बाहर है, एक और एक जोड़ दो कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि उस पर भी चार्ज आएगा अपोजिट, तो 1 + 1 = 2, 2 मोल ऑफ आयंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों को अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया कि इस तरीके से क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। ये एक फैक्टर है मोलर कंडक्टिविटी का जो एग्जाम में आ चुका है। यहाँ देखिए लिखा भी है कि नीट 2015 और AIPMT में ये क्वेश्चन आया होगा। सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टेंस किसका होगा? जिसमें जितना ज्यादा आयंस होंगे, टोटल आयंस जितना ज्यादा होगा मोलर कंडक्टिविटी उतना ज्यादा होगा। तो लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ आयन। तो उसमें आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि पहले वाले में 4, दूसरे में 3 और तीसरे में 2। सबसे ज्यादा होगा बेटा कौन? फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड। अब मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ आयंस। और टोटल नंबर ऑफ आयन कैसे निकालते हैं? बाहर जितना चार्ज होगा, बाहर जितना आयंस होगा उसमें एक जोड़ देना, टोटल नंबर ऑफ आयन हो जाएगी। बाहर जितना आयंस आएगा उतना पीपीटी देगा। आया समझ में? और ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स के अंदर हर हाल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना है। अगर हो सकता है तो, नहीं हो रहा है तो 4 कर दीजिए, लेकिन अगर मैक्सिमम हो सकता है तो 6 बना दीजिए ताकि वो मेटल अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे अपने आप को सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी हमेशा मैक्सिमम में जाना चाहता है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट पे। इसलिए अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 होता है तो 6 कर दीजिए ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो।
आया समझ में। और इसी वजह से कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हम लोग को नजर आए जहां प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी 5 हो रही थी, लेकिन हमने 5 नहीं किया, 6 किया। और इसलिए किया ताकि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हायर हो। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर 6 होता तो बना दीजिए, नहीं हो पाता है तो 4 में बनाइए। आया समझ में, 6 मैक्सिमम, 4 मिनिमम। आया समझ में, ये अधिकतर। और थोड़ी देर के बाद आपको खुद कुछ लेक्चर के बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वर्नस थ्योरी का आज पीपीटी समझ में आएगा। जितना बाहर आयंस आएगा उतना पीपीटी होगा। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने निकालेंगे, बाहर आयंस और प्लस 1 जोड़ देना, टोटल आयंस आ जाएंगे। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा फाइनली। अब आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट लेक्चर था, कुछ सीखने वाला लेक्चर था, इसीलिए यहीं तक इस लेक्चर को रखेंगे। तो ओके स्टूडेंट, तो आप सभी लोगों को अच्छे से ये लेक्चर समझ में आ गया। और ये वर्नस थ्योरी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अच्छे तरीके से समझ आए। ये आज की क्लास में इंपॉर्टेंट पीपीटी और टोटल नंबर ऑफ आयन, बाहर जितने आयंस उसमें 1 जोड़ देना, ठीक है। आया समझ में। और कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 रखना है लिगेंड्स को ताकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ सके। आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट प्राइमरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी होता है, ठीक है। तो और मोलर कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, जितना आयंस होगा उतना मोलर कंडक्टेंस होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया कहानी और अच्छे से क्लियर आउट कर लिया अपने मोलर कंडक्टेंस ये सब के बारे में। तो आप लोग वर्नस थ्योरी को बहुत अच्छे से क्लियरफाई कर लिया होगा। चलिए आज के लिए रखते हैं, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का 6वां लेक्चर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।